दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में बिजली दरों में 24% के इजाफे के बाद से लोगों को तगड़ा झटका लगा है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, जब उन्हें बिहार की चिंता कब हुई है। हमने तो पहले ही बता दिया था कि जल्द बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं और हमारी आशंका सच साबित हुई है। महागठबंधन में सिर्फ हर कोई अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में लगी हुई है, जब बिहार की जनता से कोई किसी को मतलब बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे नीतीश कुमार, ये कहना है चिराग पासवान का। दोस्तों बात करेंगे कि राहुल गांधी की सजा पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद अब सड़क से सदन तक पक्ष विपक्ष में घमासान जारी है। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा किया है। इस मामले पर पूरे देश में सियासी कोहराम मच गया है। इसकी गूंज देश के हर कोने में सुनाई दे रही है। जहां सड़क से सदन तक कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले रही है, तो फिर वही बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार करने से चूक नहीं रही है। जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां सदन के अंदर कांग्रेस ने जम करके हंगामा किया, जब केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं बिहार विधानसभा के बाहर भी कांग्रेस ने तमाम महागठबंधन के सहयोगियों के साथ पैदल मार्च करके अपना विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच खूब जुबानी तीर भी दागे गए, लेकिन खास बात यह रही कि कांग्रेस को इस प्रदर्शन में सहयोगी जेडीयू का साथ नहीं मिला है। जदयू ने दो टूक कह दिया है कि वह इस प्रदर्शन में भाग नहीं ले रही है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में अगले 1-2 दिनों में बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन माह के अंत तक बिहार के हिस्सों में एक बार फिर से गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में गर्मी का आगाज अब अगले माह ही होता दिख रहा है और लू जैसे हालात के लिए बिहार के लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में 2 दिन बाद एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। कई जिलों में बारिश के संकेत मिल रहे हैं। वैसे शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा, बारिश होने का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। इसके साथ ही तापमान में हल्की वृद्धि देखी जा सकती है। जी हाँ, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 2 दिनों तक तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी जाएगी, लेकिन मौसम खुशनुमा रहेगा। जब पिछले 5-6 दिनों में बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश हुई है, लेकिन गुरुवार से पूरे बिहार में मौसम साफ दिख रहा है और फिर शुक्रवार की सुबह भी धूप निकली। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों बाद मौसम बदल सकता है। 27 और 28 मार्च को बिहार के कुछ भागों में बहुत हल्की बारिश के साथ बिजली चमकने के आसार हैं। इनमें उत्तर पूर्व, दक्षिण और फिर मध्य और दक्षिण पूर्व सहित कुल 20 जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है। बादल छाए रह सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले 16 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टॉपर्स वेरिफिकेशन को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। बिहार मैट्रिक का रिजल्ट 28 मार्च को जारी हो सकता है। जी हां, आज 25 मार्च है और 28 मार्च को बिहार मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जब संभावित टॉपर्स का वेरिफिकेशन शुरू हो सकेगा आज से। आपको बता दूं कि इस परीक्षा में 16 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जब बिहार बोर्ड में रिजल्ट को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। परीक्षार्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboard.online.bihar.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। जब छात्र बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बोर्ड ने 14 फरवरी से 22 फरवरी तक ये परीक्षाएं करवाई थी। जब वहीं एग्जाम रिजल्ट की सटीक तारीख समय के लिए हमारे साथ आप बने रहें। हम आपको इस पल पल से जुड़ी हुई खबरें देते रहेंगे। जहाँ आप केडीवी लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कहते हैं ना कि राजनीति में जिसने धैर्य दिखाया उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, सम्राट चौधरी इसके उदाहरण हैं। बीजेपी में आने से पहले सम्राट चौधरी की राजनीति दरबारी रही थी।
जब कभी लालू तो कभी नीतीश तो कभी मांझी के साथ, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बाद उन्होंने धैर्य दिखाया। कभी खगड़िया से एक अदद लोकसभा टिकट का अपने लिए जुगाड़ नहीं कर पाने वाले सम्राट चौधरी अब बीजेपी के बिहार प्रमुख है। चर्चा है बीजेपी विधानसभा चुनाव में उन्हें अपना चेहरा बना सकती है। जी हां, बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान सौंप दी है, यानी कि बिहार की कमान सौंप दी है। बीजेपी ने उन्हें सुशील कुमार मोदी, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद जैसे पुराने और संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं पर तरजीह दी है। जब 32 सालों से सियासत के सम्राट ने सिर पर पगड़ी बांध ली है और कसम खा ली है कि जब तक नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक सिर से पगड़ी नहीं उतारेंगे। गौर कर देने वाली बात यह है कि सम्राट चौधरी महज 5 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, जब उनकी या फिर उनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि बीजेपी या आरएसएस वाली नहीं रही है। इसके बाद भी वे बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। अब चर्चा है कि सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी का सीएम फेस होंगे। यह बिहार की राजनीति में चर्चा है कि बीजेपी ने न सिर्फ उन्हें अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है, बल्कि 2025 के लिए बतौर सीएम कैंडिडेट भी सिलेक्ट किया है। दरअसल 2005 से नीतीश की पिछलग्गू बनकर के राजनीति कर रही बीजेपी को बिहार में एक चेहरे की जरूरत थी। नीतीश के साथ रहते बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कोई नहीं उभर सका। विरोधी भी उन पर सीएम फेस को लेकर के तंज कसते रहे। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर अपना चेहरा सामने लाने के लिए सर्चिंग मोड में थी। जी हाँ, सीमांचल दौरे पर आए अमित शाह ने किशनगंज में इसके संकेत देते हुए कहा था कि बिहार में बीजेपी अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ेगी। दरअसल बीजेपी की ज्यादातर राज्यों में यह नीति रही है कि वे चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है, लेकिन अमित शाह के इस संकेत के बाद कहा जा रहा है कि बिहार में अगले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद का चेहरा बीजेपी घोषित कर सकती है। बीजेपी की तलाश सम्राट चौधरी पर खत्म होती दिख रही है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार सरकार बिजली के दरों में बढ़ोतरी कर दी है और यह दर 24% की बढ़ोतरी की है। यानी कि पहले अगर आपको बिजली का रेट 100 रुपये देने पड़ते थे तो अब आपको 124 रुपये देने होंगे, क्योंकि बिहार सरकार बिजली के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। बिजली के दरों में 24% की बढ़ोतरी के खिलाफ कल जन अधिकार युवा परिषद ने पटना के आयकर गोलंबर से विद्युत भवन तक विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने किया है। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और बिजली विभाग के साथ सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। जन अधिकार पार्टी ने सरकार से बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की है। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल में मिली अभूतपूर्व सफलता से एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव और कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी की नजर मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय और चंपारण सीट पर है। असदुद्दीन ओवैसी का यह दांव महागठबंधन के लिए चिंता का सबब बन सकता है। जी हाँ, दूसरी तरफ बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की कुल 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, जहां उस समय बीजेपी के साथ नीतीश कुमार भी थे। जी हाँ, अभी जेडीयू आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन संघ मिलकर के सरकार चला रही है, इसीलिए चुनौती बीजेपी की भी बड़ी हुई है। लेकिन इस बीच एआईएमआईएम ने बिहार में राजनीति तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, तैयारी तेज करके महागठबंधन के नेताओं खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नींद उड़ा दी है। एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि सीमांचल क्षेत्र में 4 लोकसभा और 24 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन एआईएमआईएम ने 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों और फिर हाल ही में गोपालगंज और कुर्नी की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह पार्टी खुद को केवल सीमांचल के क्षेत्र तक सीमित नहीं रख करके पूरे बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके में अपना विस्तार करना चाहती है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि अभी हम कार्यकर्ताओं की समर्पित टीमों की भर्ती करके पार्टी के आधार बनाने में व्यस्त हैं। हम मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय, गया और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एआईएमआईएम चयनित सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, खड़ा करेगी। इन सभी क्षेत्रों में मुसलमानों की उपस्थिति अहम है। ऐसे में अगर इसके कैंडिडेट थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट लेने में कामयाब होता है तो फिर यह महागठबंधन के सहयोगियों के लिए जोर का झटका हो सकता है। एआईएमआईएम ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, योजना बनाई है, इसका खुलासा करने से इनकार करते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि अभी इनका
मुख्य ध्यान संगठनात्मक ढांचे का निर्माण करना और टीमों को तैयार करना है। हमारे उम्मीदवार किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, सिर्फ मुस्लिमों के ही नहीं, जी हाँ, चाहे किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये जो भी हो। केवल एक चीज़ की हमें आवश्यकता है कि उनमें क्षमता होनी चाहिए। ये कहना है AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान का। तो दोस्तों बात करेंगे कि एक तरफ बिहार में यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का जमकर के विरोध हो रहा है, जब पटना सहित कई जगहों पर नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। जब बिहार में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार बंद बुलाया गया था, हालांकि ये बंद परसों बुलाया गया था, जब बिहार में कई जगहों पर इसका खासा असर देखने को मिला। कई जगहों पर लोगों ने सड़क जाम किया, खूब हंगामा किया, नारेबाजी हुई और साथ ही लोगों का आक्रोश सरकार के खिलाफ भी देखने को मिला। हालांकि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद का खास असर बाजारों पर देखने को नहीं मिला। जी हाँ, ये सिर्फ रोड में, सड़कों पर ही देखने को मिला है। दुकानें खुली नजर आई और बाजारों में चहल पहल दिखी। हालांकि सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के समर्थन में चलाया गया कैंपेन दिन भर ट्रेंड करता रहा। जी हाँ, आपको बता दूं कि ट्विटर पर मनीष कश्यप के समर्थन में 2 दिनों से बिहार बंद हैशटैग ट्रेंड हो रहा था, जो पूरा दिन रहा। जब इन सब के बीच मनीष कश्यप की EOU को मिली 24 घंटे की रिमांड भी खत्म हो गई थी। ऐसे में लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर आगे मनीष कश्यप के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है। तो आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने भी मनीष कश्यप के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। इसी को लेकर के EOU को पूछताछ के लिए मनीष कश्यप की रिमांड मिली थी, जी हाँ, जिसकी समय सीमा गुरुवार को सुबह खत्म हो गई। लेकिन मनीष कश्यप की रिमांड को और 4 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, EOU के पास और मनीष कश्यप 4 दिन रहेंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार अक्सर अपने अजीबोगरीब मामले को लेकर के सुर्खियों में बना रहता है। जहां अब एक मामला अररिया के फॉरबिसगंज से निकल करके सामने आया है, जहां एक मां ने ही अपने बेटे की हत्या करवा डाली। जब बिहार के अररिया में एक मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी। इसमें सबसे बड़ी बात हत्या के पीछे की वजह है, हालांकि पुलिस ने महिला को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल बात यह है कि अररिया जिले के फॉरबिसगंज के अंतर्गत मटियारी पंचायत में एक मां ने अपने अवैध संबंध के कारण खुद के ही अपने बेटे का अपहरण करके उसकी हत्या करवा डाली। जी हाँ, जब पुलिस ने अपहृत सुमन यादव का शव अररिया के चंदा चौक में स्थित JBC नहर से बरामद किया है। जब पुलिस ने गुरुवार को ही युवक की मां को गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला रेणु देवी के पति रिटायर्ड फौजी स्वर्गीय विश्वेश्वर यादव की भी कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था, जिसको लेकर भी स्थानीय ग्रामीणों कई तरह की बातें कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया है कि रिटायर्ड फौजी दरगाहीगंज थाना नरपतगंज का निवासी था, जो कुछ साल पहले ही मटियारी पंचायत में जमीन खरीद करके मकान बनाया था, जब उसकी भी पत्नी से अनबन होती रहती थी। अचानक उसकी संदेहास्पद मौत हो गई। जब पति की मौत के बाद यानी कि पति के जान जाने के बाद घर पर बाहरी लोगों का आना जाना शुरू हो गया। इसके बाद अब उसके बेटे की भी जान चली गई है। जहाँ उसके बेटे की जान जाने की खबर निकल के सामने आई है। मृतक के चाचा जय कुमार यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके भाई जो पूर्व सैनिक है, उसकी भी हत्या अवैध संबंध को लेकर ही पत्नी रेणु देवी ने करवाई थी। आज उसके भतीजे की भी पत्नी ने ही हत्या करवा दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी की कमान मिलने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली पहुंचे। यहाँ उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होनी है। उन्होंने दिल्ली पहुंच करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया है। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में करते हुए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पद के चेहरे पर साफ तौर पर कहा है कि फेस तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, जहाँ हम सभी लोग संगठन में काम करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब अप्रासंगिक होने की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में बिहार में अब बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। इसके बाद पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में शामिल छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। जब बोर्ड ने अभी हाल ही में 12वीं के रिजल्ट घोषित किया है, इसके बाद 10वीं के छात्र छात्राएं बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जल्द ही कक्षा 10वीं के नतीजे को
घोषित किया जा सकता है। हालांकि अभी इस बात की कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। जहां रिजल्ट को किस दिन और किस टाइम घोषित किया जाएगा इसकी जानकारी अभी टोटल नहीं दी गई है, लेकिन एक कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर आपको दी जा रही है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड मार्च के आखिरी वीक तक यानी कि लास्ट मार्च तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट result.biharboardonline.com पर जाकर के अपने परिणाम को चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही विपक्षी एकता की बात करते हैं, लेकिन आए दिन कोई ऐसा ना ऐसा मामला सामने आ जाता है, मामला देखने को मिल जाता है जिसको लेकर के उनकी इस मुहिम पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। ऐसे में अब राहुल गांधी मामले में उनकी पार्टी की तरफ से जो दूरी बनाई गई है उसको लेकर के लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार खुद ही विपक्षी एकता की मुहिम को फेल करने में लगे हुए हैं। जहां उनकी तरफ से जो विपक्षी एकता की बात कही जा रही थी वह झूठ साबित हो रही है। जहां उन्हें किसी पर भरोसा है ही नहीं, किसी पर भरोसा नहीं होता है। दरअसल चिराग पासवान ये सवाल किया गया कि आज बिहार विधानसभा में राहुल गांधी को सजा मिलने के विरोध में कांग्रेस और सहित महागठबंधन के सभी दल के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जेडीयू के एक भी नेता उसमें शामिल नहीं थे। क्या जदयू एक बार फिर से बीजेपी की तरफ जाना चाह रही है? ये कहना है चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने कहा है कि जदयू का मूड एक बार फिर से बीजेपी की तरफ है, या कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ जाने की इच्छुक हैं। उसके बाद चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कहां जा रहा है, कौन कहां नहीं जा रहा है, लेकिन यह जरूर बतलाता है कि विपक्षी एकता की बात जो बार बार नीतीश कुमार कह रहे थे वे विपक्षी एकता अब नहीं है। वे खुद ही आए दिन किसी न किसी वजह से विपक्षी एकता की मुहिम को फेल करते रहते हैं। उन्हें अब यह पता चल गया है कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार कभी भी मोदी को टक्कर नहीं दे सकते। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी के भव्य स्वागत की तैयारी के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है, जब पूरी कर ली है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि 27 मार्च को सम्राट चौधरी के स्वागत में बड़ा कार्यक्रम होगा। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक विशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और फिर कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी को बीजेपी आलाकमान की ओर से दी गई बड़ी जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के कथित हिंसा का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में अभियुक्त बनाए गए यूट्यूबर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी की पुलिस रिमांड की अवधि 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है, जैसे कि आपको पहले बताया गया है। आर्थिक अपराध मामले के विशेष न्यायाधीश आदिदेव की अदालत में पटना पुलिस ने 24 घंटे की हिरासती पूछताछ के बाद गुरुवार को मनीष कश्यप को न्यायालय में पेश करते हुए अनुरोध किया था कि पूछताछ में महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आई है, जिसके संबंध में आगे और पूछताछ जरूरी है, इसलिए पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने मनीष कश्यप की पुलिस रिमांड की अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ाए जाने का आदेश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रेल यात्रियों के लिए ज़रूरी खबर है, जहां रेलवे ने बिहार से चलने वाली 10 ट्रेनों को 30 मार्च तक रद्द कर दिया है। इसमें पैसेंजर और इंटरसिटी गाड़ियां शामिल है। मुजफ्फरपुर मोतिहारी के बीच ट्रैक दोहरीकरण के चलते नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। जहां ट्रेनों को रद्द करने के अलावा सप्तक्रांति सुपरफास्ट समेत 17 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। साथ ही 7 ट्रेनें अपने प्रारंभिक और समापन वाले स्टेशनों के बदले बीच के स्टेशनों से चलेगी। दोस्तों बात करेंगे कि आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की कोर्ट से 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद पूरे देश की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस समेत विरोधी दल के नेता इसके लिए केंद्र की सरकार और बीजेपी को दोषी बता रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जहां पटना पहुंचे गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद ने एक साथ हमला बोला और कहा है कि राहुल गांधी को उनकी करनी का फल मिला है। इससे बीजेपी या फिर केंद्र सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने न्यायालय का अपमान किया था, जब कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने के लिए मोहलत भी दी, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अपने किए गए फल भोग रहे हैं। राहुल गांधी ने सदन के अंदर जो बिल को फाड़ा था वह वही अत्यादेश था। जहाँ
वहीं कांग्रेस के ये कहने पर कि केंद्र की सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, इस पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिसकी जैसी सोच होती है वह उसी तरीके से बातें करते हैं। जब वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा तमाम गुजरातियों को ठग बताने के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि विरोधी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोलते रहते हैं, लेकिन गुजराती समाज को गाली देना उचित नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के छपरा में 77 लोगों की जान जाने की बात कही गई है, जबकि सरकार ने छपरा जहरीले शराब कांड के बाद दावा किया था कि 42 लोगों की जान गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद मांझी ने कहा है कि वे हमेशा कहते रहे हैं कि शराबबंदी अच्छी चीज है, इसकी वजह से गरीब परिवार को फायदा हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से गरीब परिवार उजड़ भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी लोग गरीब को पकड़ करके जेल भेज देते हैं और अमीरों से पैसे लेकर के उन्हें छोड़ देते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि ये जांच का विषय है, मैं सरकार से कहूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा है कि सरकार को इस मामले की जांच सेंट्रल एजेंसी से कराना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गरीबों के खिलाफ शराब के मामले में हुए मुकदमों के वापस लेने की मांग की है। दोस्तों बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने विकल्प नहीं होने की वजह से मजबूरी में नरेंद्र मोदी को 2019 प्रधानमंत्री बनाया है। लोग विकल्प तैयार करें एवं किसी और को प्रधानमंत्री बनाएं। प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि उनकी टीम इसमें अपनी पूरी ताकत लगा करके लोगों की सहायता करेगी। इन दिनों प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज यात्रा पर है। इसी के चलते सारण में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया है। 2019 में लोगों का स्पष्ट कहना था कि पीएम पद के लिए कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए उनको वोट दे दिया, मगर अब जनता को विकल्प बनना चाहिए, मैं उसमें जी जान से उनकी सहायता करूंगा। प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप बोलते हैं कि मोदी जी ने आपका काम नहीं किया, तो फिर 2019 में दोबारा उनको वोट क्यों दिए? या कुछ लोग बोलते हैं कि विकल्प नहीं था। अब आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि विकल्प बनाने से किसने रोका? आप लोग विकल्प बनाइए, मैं उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक समस्तीपुर रेल मंडल के समस्तीपुर, सहरसा, दरभंगा समेत कई रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया है। जहां इस अभियान के तहत 54 लाख जुर्माने की वसूली की गई है, जहां 54 लाख रुपए। खबर के अनुसार समस्तीपुर रेल मंडल ने मेगा टिकट चेकिंग अभियान में 7289 यात्री बिना टिकट के पकड़े गए। इन यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया। अचानक से की गई टिकट चेकिंग अभियान से रेलवे को एक दिन में 54 लाख रुपए मिले हैं। आपको बता दूं कि रेलवे ने समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, रक्सौल, नरकटियागंज, बापूधाम, मोतिहारी, जयनगर, सीतामढ़ी आदि स्टेशनों पर 21 मार्च को सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान कई यात्री बिना टिकट के यात्रा करते पकड़े गए। दरअसल पिछले कुछ महीने से रेलवे के द्वारा समय समय पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, जिससे अब तक मंडल को 53 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने आज पटना, नालंदा, बक्सर, पूर्णिया, बांका में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज इसी रेट से यहां पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाएगी। खबर के अनुसार आज पटना में पेट्रोल की कीमतों में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। कल के मुकाबले पटना में पेट्रोल की कीमत 53 पैसे कम हुआ है, जबकि डीजल की कीमतों में भी यहाँ कल के मुकाबले मामूली सी गिरावट आई है। वहीं बिहार के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की नई कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। इसलिए घर से निकलने से पहले आप चेक कर लें कि आपके यहाँ, आपके जिले में पेट्रोल डीजल का नया रेट क्या है। दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर लोगों को अपने खाने में चटक और नमकीन वाली चीज़ें पसंद होती है। ऐसे में जरा भी फीका खाना उनके गले के नीचे से नहीं उतरता है। कई बार तो लोग खाने में हमेशा नमक कम होने की शिकायत भी करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ज़्यादा नमक खाने से आपकी जान भी जा सकती है, आपकी मौत हो सकती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हाल ही में WHO द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा नमक का सेवन आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया में ज़्यादातर मौत अधिक नमक खाने से होती है, और अगर यही क्रम चलता रहा तो फिर साल 2030 तक पूरी दुनिया में 70 लाख लोगों की मौत सिर्फ नमक ज़्यादा खाने की वजह से होगी। ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का
द्वारा दुनिया में ये लक्ष्य निर्धारित करने की कोशिश की जा रही है कि साल 2025 तक 30% कम नमक खाने की मुहिम चलाई जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर समय रहते लोगों ने ज्यादा नमक खाने की आदत को नियंत्रित नहीं किया तो फिर साल 2030 तक दुनिया भर में करीब 70 लाख लोग नमक की वजह से अपनी जान गंवा सकते हैं। यही वजह है कि WHO की ओर से 2030 तक लोगों के खाने से 30% नमक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ज्यादा नमक खाना शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। 5 ग्राम नमक यानी कि 1 चम्मच नमक हर दिन के लिए काफी है, लेकिन ज्यादातर लोग दुगनी मात्रा में सेवन करते हैं। ज्यादा नमक के सेवन से शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ता है, साथ ही हाई बीपी और दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में भी इजाफा होता है। जहाँ इसके अलावा किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां, शरीर में सूजन, स्ट्रोक और पैरालिसिस ज्यादा नमक खाने की वजह से ही हो सकते हैं। जहां ज्यादा नमक शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो वहीं कम नमक खाने से भी लोग कमजोर और कई बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। दरअसल नमक से हमारे शरीर को सोडियम मिलता है। यह सोडियम शरीर में पानी का सही स्तर बना करके रखता है और फिर ऑक्सीजन और फिर दूसरे पोषक तत्वों को ऑर्गन तक पहुंचाने में मदद करता है। इसलिए नमक का कम और ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में करीब 6 साल से शराबबंदी है। शराबबंदी को लेकर के प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज बिहार में शराबबंदी पर बात करना बेईमानी है, क्योंकि शराब की बोतलें, दुकानें बंद है लेकिन घर पर डिलीवरी हो रही है। बिहार के लोगों ने भी इस बात को सत्य मान लिया है कि बिहार में शराब होम डिलीवरी हो रही है। आज एक बड़ा माफिया तंत्र बिहार में सक्रिय है जो शराब के धंधे में लिप्त है। उन्होंने कहा है कि जो शराब लेकर के आता है, जहाँ बेचता है और पैसे कमाता है, जब बिहार पुलिस और सरकारी अधिकारियों का एक बड़ा हिस्सा अपना सारा काम छोड़ करके शराबबंदी को लागू करने और उससे पैसे कमाने में लगा हुआ है। जब पुलिस थानों के लिए कहा जाता है कि थानों का रेट इस बात पर निर्भर करता है कि उस थाना क्षेत्र में कितनी शराब मिलती है और फिर बिकती है। इसीलिए शराबबंदी पर आज बात करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। दोस्तों, बात करेंगे कि केंद्र में पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी राज कर रही है। अब अगर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो फिर ये तीसरी बार होगा जब बीजेपी देश की सत्ता संभालेंगी। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल बचे हैं, लेकिन पहले से ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में आ चुकी है। उन्होंने हाल ही में अपनी उपलब्धियों को लेकर के एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में वे जनता तक सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी को हिंदू वोटर्स से हमेशा ही उम्मीद रहती है, या फिर यूँ कहा जाए कि हिंदू बीजेपी का कोर वोटर हैं। साल 2019 के चुनाव में हिंदुओं ने एक मुश्त होकर के बीजेपी के लिए वोट किया था। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने तैयारियों के घोड़े खोल दिए हैं। जब बीजेपी एक बार फिर से जहां पूर्ण बहुमत से वापसी के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तो फिर वही विपक्ष 2024 में बीजेपी को घेरने की योजना बना रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले साल 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, जिनमें नागालैंड, त्रिपुरा और फिर मेघालय में चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इन तीनों राज्यों में ही बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। एक तरफ जहां त्रिपुरा में पार्टी ने दोबारा जीत दर्ज की और वहीं नागालैंड और मेघालय में पार्टी ने गठबंधन में सरकार बनाई है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिए बिना प्रशांत किशोर का नाम तेजी से सुर्खियों में आया है। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार है जो बिहार में फिलहाल जन स्वराज यात्रा में लगे हुए हैं। साल 1977 में पैदा हुए प्रशांत किशोर बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं। आगे चलकर के परिवार ने अपना ठिकाना बदला और फिर उनके पिता बक्सर जिले के निवासी हो गए। जब प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बक्सर में ही हुई, इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हैदराबाद का रुख किया। प्रशांत किशोर ने पब्लिक हेल्थ में अपना मास्टर्स पूरा किया और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए काम करने लगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम प्रशांत किशोर के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो आपको बता दें कि बहुत से लोग प्रशांत किशोर के बारे में गूगल पर सर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप भी उन सवालों का जवाब जानते हैं जो गूगल पर सर्च किया जा रहा है? इन दिनों प्रशांत किशोर को लेकर के लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है और गूगल पर उनसे जुड़े कई तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर की पत्नी कौन है और उसका पुश्तैनी घर कहां पर है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने घर वालों की मर्जी से जाह्नवी दास के साथ विवाह किया था। जाह्नवी पेशे से डॉक्टर है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो जाह्नवी और प्रशांत का एक बेटा भी है। उनके परिवार के लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर के 2 भाई हैं और उनका पूरा परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा है, जिनमें से कई लोग बाहर काम करते हैं। पिता
श्रीकांत पांडे भी पेशे से एक डॉक्टर रहे हैं और भाई अजय किशोर दिल्ली में रहते हैं। इसके अलावा चाचा बलिराम पांडे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पद संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि दूसरे पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर अब खुद बिहार विधानसभा में उतरने की तैयारी में हैं। साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा पर हैं, जहां वह लोगों से मिलते हैं और फिर जनसंवाद करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार विधानसभा में अभी बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान बीजेपी और महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर जमकर के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को अपराध को लेकर के बीजेपी से पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने सरकार को घेरा है। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और फिर बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आर.एस. भट्टी डीजीपी बने तो फिर इनसे उम्मीद थी, लेकिन ये फेल हो गए। बिहार में अपराधियों की बहार है, तेजस्वी संग नीतीश कुमार है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि 6 महीने में 14 बैंक डकैती हुई। इसी महीने में ग्रामीण बैंक में 3 बार डकैती हुई। आरजेडी शासनकाल में अपहरण फिरौती उद्योग चल रहा था, अब फिर से वह दौर आ गया है। आए दिन अपहरण फिरौती की घटनाएं हो रही है। बिहटा में तुषार कांड हुआ, तुषार का अपहरण हुआ, 40 लाख की फिरौती मांगी गई। जब फिरौती की राशि नहीं देने पर उसकी जान ले ली गई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि वे लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि अदालत राहुल गांधी के पक्ष में पहले से ही फैसला सुना चुकी है। यह बिहार भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसे जनतंत्र की परंपरा के खिलाफ बताया है। पटना भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संजय जायसवाल ने कहा है कि राहुल के लिए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अगर फैसले पर संतुष्ट नहीं है तो फिर उसके विरुद्ध ऊपरी अदालत में जाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ मार्च निकालना भारत के जनतंत्र की परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने याद दिलाया है कि यूपीए की सरकार में सीबीआई ने तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कई आरोप लगाए थे और उन्हीं के कार्यकाल में उन्हें बरी भी किया गया। इससे पहले कांग्रेस, राजद समेत सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने को लेकर के मार्च निकाला। हालांकि जदयू ने इस मार्च से दूरी बनाए रखी। संजय जायसवाल ने कहा है कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी 27 मार्च को पटना आएंगे और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसी दिन प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। भाजपा नेता ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि भाजपा की यही खूबसूरती है कि जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है उसे पूर्व अध्यक्षों की शक्ति और सामर्थ्य का साथ भी मिलता रहता है। सम्राट चौधरी के साथ भी ऐसा ही होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले से एक हैरान कर देने वाला खबर सामने आया है, जहां यहाँ एक युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी 3 बच्चों की मां है, जब वह अब अपने प्रेमी के साथ हम लोग को अकेला छोड़ करके भाग गई। जब दोनों के बीच काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जब प्रीत ने पुलिस को अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि वे दिन में गैराज में काम करता था। इसी दौरान उसकी पत्नी का ड्राइवर से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इस पूरे घटना में प्रीत का कहना है कि उसे ड्राइवर पर पहले से ही शक था। जब उसने कई बार अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख भी चुका था, लेकिन उस वक्त उसने ड्राइवर से मारपीट करके उसको भगा दिया था। फिर उसे लगा कि दोनों के बीच बात खत्म हो गई है, पर कुछ दिन बाद दोनों भाग गए, जब किसी को कुछ पता भी नहीं चल सका। साथ ही महिला के पति ने बताया है कि घर में उसने 3 तरह के महंगे मोबाइल देखे थे, तभी उसे सब पता चल गया था। साथ ही आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर प्रेमी चालक और फिर युवती ने फोन पर बताया है कि दोनों अपनी मर्जी से भागे थे। जब महिला ने कहा कि किसी ने उसका अपहरण नहीं किया है, वह अपने पति के साथ अत्याचार से परेशान होकर के घर छोड़ी है। साथ ही उसने कहा कि वह अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेगी। जी हाँ, वह उसका पति लेगा। जब आगे महिला ने कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ मरना चाहेगी, लेकिन पति के साथ नहीं रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सर ने मामले में सजा मिलने के बाद संसदीय सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसे राहुल गांधी की नासमझी करार दिया है। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म करने का फैसला आने के बाद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके लिखा है कि भाजपा का चाल चरित्र
पापा सब समझते थे। इसलिए उन्होंने साल 2013 में इस अध्यादेश का विरोध किया था, जहां उन्हें पहले से ही अनुभूति थी कि अगर भूल से ही भी भाजपा सत्ता में आ गई तो फिर इसी अध्यादेश के बल पर देश के लोकतंत्र को कुचला करेगी, और आज वही हुआ है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने दूसरे ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी नासमझी के शिकार हो गए और जाने अनजाने में ही ऐसी गलती कर बैठे जिसकी सजा आज देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं को झूठे केस मुकदमों को जाल में उलझ करके अपनी सदस्यता गंवानी पड़ रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में गर्मी की शुरुआत हुई भी नहीं कि पानी की किल्लत शुरू हो गई है, जहां पानी नहीं मिल पा रहा है। मामला बिहार के भागलपुर से सामने आया है, जब बिहार के भागलपुर में गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है कि पानी को लेकर के हाहाकार मच गया है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आलम यह है कि सड़क किनारे हो रहे पाइप के लीकेज से पानी भरने की नौबत आ गई है। जब भागलपुर जिला के फुलवड़िया गाँव में पानी का कोई स्रोत नहीं है। 7 निश्चय योजना के तहत शुद्ध पानी का वादा जरूर किया गया, लेकिन वादे सिर्फ वादे ही बन करके रह गए। जब भागलपुर से दुमका जाने वाले मुख्य सड़क पर टूटे पुल के पास पानी का पाइप लीक हो रहा है, जहां अक्सर हम पाइप या फिर पानी के लीकेज को परेशानी के तौर पर देखते हैं, लेकिन फुलवड़िया गांव के लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसी लीकेज से निकलने वाले बूंद बूंद पानी के सहारे ग्रामीणों का जीवन चलता है। दोस्तों, बात करते हैं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया है। EOU पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले में मनीष कश्यप के समर्थकों ने 23 मार्च को बिहार बंद के नाम पर कई जगहों पर हिंसा हंगामा किया, जहां इस मामले में मोतिहारी में एक केस दर्ज किया गया है, जहां इस एक समर्थक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को जाम के चलते जिले के केसरिया में स्थित पीताम्बर चौक, ढाका चिरैया रोड, कोटवा के कदम चौक पर सड़क की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जहां समर्थकों ने टायर जलाकर भी प्रदर्शन किया था। जब कुछ देर तक मुफस्सिल थाना के बसंतपुर चौक के पास भी सड़क को जाम किया गया था, मगर पुलिस को देख करके प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मनीष कश्यप निर्दोष है, उनको राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। दोस्तों, बात करते हैं कि वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, जहां इसको लेकर के बिहार समेत देश भर में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है। जहां कांग्रेस विधायक ने कहा कि 30 दिन का मोहलत मिलना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं दिया गया। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा कि जो कुछ देश में हो रहा है वह जनता देख रही है और जनता इसको लेकर के फैसला लेगी। जहां हम लोग जनता की अदालत में हैं और जनता सब कुछ देख रही है। विधायक शकील अहमद खान ने आरोप लगाया है कि पूरे देश में मोदी की सरकार तानाशाही कर रही है। इस मामले को लेकर के कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके बाद जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे इसकी कानूनी लड़ाई जो होगी हम लड़ेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।